Hello, this is Bharat and welcome again to Bharat KM online पाठशाला where success begins. This video is related to general science और जनरल साइंस में भी ये जो क्वेश्चंस है वो किसका रिलेटेड है, बायोलॉजी के लिए रिलेटेड। क्योंकि जनरल साइंस में क्या क्या होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है एंड बायोलॉजी होती है। सभी के क्वेश्चंस करेंगे हम अलग अलग करके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल 30 प्रीवियस ईयर में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस है बायोलॉजी के रिलेटेड, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर, चार्ल्स डार्विन के समकालीन जैविक विकास के सिद्धांत का समान निष्कर्ष किसने दिया था? बताओ। ऑप्शन मैं आपको नहीं बोलूँगा, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आप ऑप्शन देख लो इनको और दिमाग में एक बार 4-5 सेकंड का टाइम दूंगा। दिमाग में एक बार आप क्या करना, उन ऑप्शन को आप लगा लेना आपके हिसाब से, फिर मैं आपको आंसर बताता रहूँगा उनके। ओके, आपके सामने ABCD ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस को देखो और बताओ कि क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का। बताओ, चार्ल्स डार्विन के समकालीन जैविक विकास के सिद्धांत का समान निष्कर्ष किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, अल्फ्रेड रासेल वेलेस ने। ओके, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए अगर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, पांडा निम्न में से किस कुल के प्राणी के समान होता है? पांडा, आपने कुंग फू पांडा आपने मूवी देखी होगी, हॉलीवुड की मूवी है कुंग फू पांडा, उसमें जो पांडा रहता है वो कौन से कुल के प्राणी के समान है? बताओ। वेल, कंगारू, पोर्क्यूपाइन और भालू। कैसा दिखता है वो? ऐसे वेल जैसा दिखता है क्या? वो वेल जैसा नहीं दिखता, कंगारू जैसा नहीं दिखता, भालू जैसा दिखता है। ओके, हाँ कलर अलग होता है थोड़ा, लेकिन समान रूप से जो कुल है उनका वो भालू वाला कुल है। ओके, भालू का कुल और जो पांडा है, कुंग फू पांडा वाला जो पांडा होता है, उनका कुल एक जैसा होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भालू हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, पांडा भालू के समान कुल का प्राणी है वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी कौन से हैं? सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी कौन सा है? से की जगह सा लिख लेना आप, कौन सा है बताओ। देखो अभी अकशेरुकीय प्राणी क्या होते हैं, कशेरुकीय प्राणी क्या होते हैं, ये हम डिटेल्ड जो अपने लेक्चर चलेंगे ना, जनरल साइंस के लेक्चर चल रहे हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आपको पता है जो अपने हम तो हमेशा अपने चैनल के ऊपर भरत KM ऑनलाइन पाठशाला के ऊपर भरत KM ऑनलाइन पाठशाला पे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ते हैं। और जो नोट्स बनाए जाते हैं वो इंडिया के, अगर कोई सेंटर की एग्ज़ाम है, मान लो जैसे SSC या रेलवे वगैरह हो गई, तो इंडिया की जो टॉप 20 कोचिंग सेंटर है, इंडिया के टॉप 20 कोचिंग सेंटर है, उनके सारे नोट्स, उनके सारे जो बुक्स वगैरह होती है उनकी एनालिसिस करके एक नया नोट्स बनाते हैं हम। सब कुछ उसमें जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट में जो भी चीज़ें अच्छी होती है पढ़ाने की, उन सभी को कलेक्ट करके एक अलग से नोट्स बनाते हैं और उसी नोट्स से हम हमारे चैनल के ऊपर स्टडी करते हैं। चाहे कोई भी हो, जनरल साइंस हो, सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई चीज़ हो, जियोग्राफी हो, कुछ भी हो, हिस्ट्री वगैरह कुछ भी, किसी भी तरीके का नोट्स अगर हम पढ़ते हैं तो टॉप 20, अगर सेंटर के एग्ज़ाम है तो टॉप 20 को कोचिंग सेंटर देखते हैं हम। उसके बाद में जो भी सारे नोट्स और उनके जो बुक्स होती है उनकी एनालिसिस करके नया नोट्स बनाते हैं, उससे पढ़ते हैं। और अगर आपके कोई सेंटर की एग्ज़ाम है, ओके, जैसे राजस्थान की बात कर लेते हैं, जैसे राजस्थान में जियोग्राफी है, ओके, कला और साहित्य है, उन चीज़ों को क्या करते हैं, जो सेंटर के और जो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है उनके लिए हम टॉप 10 कोचिंग सेंटर के क्लास नोट्स और उनकी जो बुक्स होती है उनकी एनालिसिस करके नोट्स बनाते हैं। तो सेंटर के लिए जैसे ES वगैरह के लिए तो टॉप 20, और जो सेंटर की एग्जाम रहती है जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, उनके लिए कितने टॉप 10 कोचिंग सेंटर्स की एनालिसिस करके नोट्स बनाते हैं और उन्हीं से हम स्टडी करते हैं। तो ये जो अकशेरुकी प्राणी, इनकी भी हमने, ये सेंटर लेवल पे ही होते हैं एक तरीके से, जनरल साइंस वगैरह स्टेट लेवल पे भी आती है। तो हमने टॉप 20 कोचिंग सेंटर्स के एनालिसिस करके नोट्स बनाए हैं, उनसे ही हम स्टडी कर रहे हैं। जो जनरल कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है उनके साथ अपने जो लेक्चर्स चल रहे हैं, सीरीज चल रही है, उनमें आप देखना। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। सबसे बड़ा अकशेरुकीय प्राणी कौन सा है बताओ। करेक्ट आंसर इज मोलस्का। मोलस्का सबसे बड़ा अकशेरुकीय प्राणी होता है। कशेरुकीय प्राणी क्या होता है, अकशेरुकीय प्राणी क्या होता है, ये डिटेल्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो अपनी सीरीज चल रही है। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मोलस्का हो जाएगा। स्पंज क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि स्पंज क्या है? क्या एक जीवाश्म है, पादप है, जंतु है, कवक है, क्या है एक तरीके का? तो आपको पता होना चाहिए जो स्पंज है ना वो एक तरीके का जंतु है। ये करेक्ट आंसर इज सी। स्पंज एक तरीके का जंतु है। ओके, जंतु होता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतः जंतु स्थान बदल सकते हैं। जंतु एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ना, जैसे सांप एक जगह से दूसरी जगह चले गया, छिपकली एक जगह से दूसरी जगह चली गई,
तो सामान्य अगर हम बात करें तो जंतु अपना स्थान बदल सकते हैं, लेकिन निम्न में से कौन सा जंतु स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन आपको इन चारों में से ये देखो आप कि कौन सा जंतु है जो स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता खुद का, बताओ कौन सा है। सितारा मछली है क्या? बिल्कुल, ये तो कर सकती है सितारा मछली, तो इधर उधर चली जाती है। अब देखो ये जो सितारा मछली है ना, ये मछली नहीं है एक तरीके की, ये जीव है, जंतु है, लेकिन मछली नहीं है। ये आगे क्वेश्चन आएंगे आपको पता लगेगा, अभी बताऊंगा। स्पंज भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जंतु है तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है स्पंज। ओके, हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा जा सकता है क्या? हाइड्रा नहीं जा सकता। जोंक जा सकती है। जोंक आप समझते ही हो क्या होती है? जोंक जो गाँव में भैंसें वगैरह रहती है, जो तालाब वगैरह में जाती थी वो पानी वगैरह पीने, तो उनकी चमड़ी के ऊपर चिपक जाती थी वो। पहले हम छोटे थे, गाँव में रहते थे, उस टाइम देखते थे, तो हमारे जो दादा वगैरह है वो उनके ऊपर नमक लगा लगा करके उनको छुड़ाते रहते थे। वो क्या करती है, भैंस वगैरह गाय वगैरह होती है उनके चमड़ी के चिपक करके और खून खींचती है, अंदर से खून पीती थी जोंक वगैरह। तो ये भी चलती थी, लेकिन धीरे धीरे तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। लेकिन जो हाइड्रा होता है, ये हाइड्रा जंतु होता है एक तरीके का, हाइड्रा अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्न में से कौन वास्तविक मछली है? अब देखो मछलियों में नाम, जैसे सितारा मछली है ना, इसमें सितारा मछली में नाम तो आ रहा है मछली, लेकिन ये मछली नहीं है, जीव है एक तरीके का। देखो जीव है या फिर जंतु बोल दो आप इसको, जीव या फिर जंतु है वो, लेकिन मछली नहीं है। नाम में मछली आने से मछली थोड़ी हो जाएगी वो। तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। जो कुत्ता मछली है, डॉग फिश है, ये एक तरीके की रियल फिश है, मछली है एक तरीके से। लेकिन ये जो सिल्वर फिश है ना, इसमें नाम में तो फिश आ रहा है, लेकिन ये मछली नहीं है, ये जीव है लेकिन मछली नहीं है। सितारा मछली भी नाम में मछली आ रहा है लेकिन मछली नहीं है। सेल फिश ये भी मछली नहीं है। ओके, तो वास्तविक जो मछली है वो कौन सी है? कुत्ता मछली है, डॉग फिश है। कुत्ता मछली याद नहीं रखना आपको, डॉग फिश याद रखना, क्योंकि एग्जाम में डॉग फिश ही आएगा, कुत्ता मछली नहीं आएगा 99% केसेस तक। ओके, बाकी आप दोनों याद रख लेना चाहो तो कुत्ता मछली या फिर डॉग फिश, ये रियल मछली है, वास्तविक मछली है। बाकी ये सिल्वर फिश, ओके, सितारा मछली, इनमें नाम में तो मछली आ रहा है लेकिन ये मछली होती नहीं है एक्चुअल में। ओके, बाकी और भी होती हैं, आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें डिस्कस कर लेंगे हम। बाकी डिटेल से पता आपको जो नोट्स पढ़ेंगे हम उन्हीं में लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है। निम्न में से किन उभयचरों में जीव का अभाव होता है? जो जीव अपने जीव होती है ना, जिससे हम स्वाद लेते हैं, तो इन चारों में से आप ये बताओ कि किस में जीव का अभाव होता है, मतलब जीव नहीं होती उनमें, कौन है? करेक्ट आंसर ये रटना है आपको, इसमें कोई और नहीं है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्थियोफिस। ओके, करेक्ट आंसर इज सी, एक्थियोफिस के अंदर जीव का अभाव होता है। उभयचर क्या होता है, जलचर क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, जमीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, वो आपको वहाँ से नोट्स से पता लगेगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्न में से कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है? कौन उड़ सकता है बताओ? छिपकली उड़ सकती है क्या? नहीं उड़ सकती, छिपकली तो अपने घरों में रहती है, उड़ती नहीं है ना, एक जगह दूसरे जगह चली जाती है लेकिन उड़ती नहीं है वो। ओके, व्हेल उड़ सकती है क्या? व्हेल भी नहीं उड़ती है, तो पानी में रहती है। व्हेल मछली ये तो पानी में रहती है, तो ये भी नहीं उड़ सकती। अब देखो मुर्गी उड़ सकती है थोड़ी थोड़ी, और चमगादड़ भी उड़ सकता है थोड़ा थोड़ा, उड़ सकती है ना। तो आप बताओ कि मुर्गी ज़्यादा तेज़ उड़ सकती है, चमगादड़ तेज़ उड़ सकती है? तो आपको पता होना चाहिए कि मुर्गी तो कम उड़ती है ना, थोड़ी सी उड़ के बैठ जाती है वापस, लेकिन ये चमगादड़ बहुत, आपने देखा होगा, बहुत यहाँ से वहाँ तक तेज़ तेज़ उड़ सकता है। तो अगर दोनों में से आपको करेक्ट चूज करना पड़े तो क्या करेक्ट चूज करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी चूज करोगे। ओके, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसे देखना पड़ेगा, देखिए मुर्गी भी उड़ सकती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन वैसे नहीं उड़ सकती जैसे चमगादड़ उड़ती है, चमगादड़ बहुत तेज उड़ती है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। छिपकली और व्हेल तो बिल्कुल ही नहीं उड़ सकती। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्न में से कौन एकल पोषीय परजीवी है? एकल पोषीय परजीवी क्या होते हैं, बहुपोषीय परजीवी क्या होते हैं, ये कहाँ से पता लगेगा आपको? जो डिटेल्ड लेक्चर है वहाँ से पता लगेगा। यहाँ के लिए आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो, क्या है बताओ कौन सा है? एकल पोषीय परजीवी कौन सा है? करेक्ट आंसर इज सी, क्या है? एस्केरिस एकल पोषीय परजीवी है, बाकी कोई नहीं। हाइड्रा, फैशियोला और केंचुआ ये सारे एकल पोषीय नहीं है। एकल पोषीय कौन है? एस्केरिस है। तो आप कैसे याद रखोगे इसको? ए से शुरू हो रहा है और ए से शुरू हो रहा है। एस्केरिस एकल पोषीय, ए इस तरीके से आप याद रखना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 देखो आप, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? बताओ, कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? देखो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक नाम होते हैं, ये हम
आपको पता है वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आप इतना बताओ कि कोलंबा लीविया। वैसे मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, जो ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सारे के सारे याद तो करने बैठेंगे नहीं, और होंगे भी नहीं याद। वो पढ़ने से ही थोड़ी होता है, एग्जाम में याद भी रखना पड़ेगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए और जिनके आने के चांसेस रहते हैं, घूम फिर के वही आते हैं, तो उनको मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप देखना। ये भी बता रखा है मैंने वहाँ पर, कोलंबा लीविया कबूतर का वैज्ञानिक नाम है। जैसे आदमी का ह्यूमन का जो मनुष्य रहता है उसका क्या नाम है, क्या है वैज्ञानिक नाम, होमोसेपियन है। आगे क्वेश्चन आएगा उसके रिलेटेड, वहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर आप इतना ध्यान रखो, कोलंबा लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है, कबूतर का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 है, पक्षियों को उड़ने के लिए रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पक्षी मान लो उड़ रहे हैं, उनको रोकते हैं, उस प्रक्रिया को, पक्षियों के उड़ने को रोकने की प्रक्रिया को कहते हैं ब्रेलिंग। करेक्ट आंसर इज ए, ब्रेलिंग कहते हैं उनको। ओके। देखो इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर भी करेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने के चांसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके। तो जगह जगह पर देखो, एक तो प्रीवियस ईयर लिखा हुआ नहीं है और कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। ओके। तो जो नहीं लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनके भी आने के चांसेस है, इसलिए सारे कुछ यहाँ पर कवर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनधारी है। चारों ऑप्शंस को देखो आप, कौन सा अंडे देता है बताओ। देखो चमगादड़ अंडे नहीं देती है, या देता है। ओके। पत्तेदार चींटियाँ भी अंडे नहीं देती है, व्हेल भी अंडे नहीं देती है, ये कांटेदार चींटी होती है ना, ये अंडे देती है। ये आप याद रखना चीज़ को। ओके। अब देखिए चींटियाँ भी अलग अलग होती है, कांटेदार चींटी होती है, पत्तेदार चींटी होती है, भसक चींटी, इस तरीके से अलग अलग नाम है, आपको इतना ध्यान रखना है। आपने देखा होगा ना, वो जैसे बरसात वगैरह आने वाली होती है तो चींटियाँ अपने अपने अंडे लेकर के बाहर जाती रहती है, या फिर बिलों में से निकल निकल के जाती रहती है। आपने देखा होगा, बाहर कभी बैठे होंगे आप बरसात के टाइम पर, तो ये कांटेदार चींटियाँ होती है वो। तो ये जो कांटेदार चींटी होती है, कांटेदार चींटी खाने वाला एक कीड़न, इसमें कुछ भी हो जो, ये क्या होता है, अंडे देता है, बाकी अंडे नहीं देते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कोड किसकी प्रजाति है। कोड किसकी प्रजाति है, मछली की प्रजाति है, आपको ध्यान रखना है। ये कोड मछली की प्रजाति है, ना तो बकरी की है, ना फसल की है, ना कोरल की है। ये कोरल क्या होता है आपने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा खैर, जो समुद्र वगैरह होते हैं ना, उस समुद्र में इस तरीके से बने हुए रहते हैं, वो चमकते रहते हैं ना। कभी मूवी वगैरह में देखा होगा आपने, इस तरीके से होता है, ये चमकते रहते हैं, ये इनमें चमक होती है बहुत ज़्यादा। ये चमक किसके कारण होती है, क्योंकि इनके अंदर एक जीव होता है, उस जीव का नाम क्या होता है, जूजेंथली। जूजेंथली, ये इसका नाम होता है, जूजेंथली होता है। लेकिन अब ये जूजेंथली मरने लग गए। ऐसा क्यों मरने लग गए, क्या हो गया ऐसा, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ऊपर से गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई। ओके। जो समुद्र के किनारे होते हैं उनका इरोजन होने लग जाता है, तो उन इरोजन से, गंदगी वगैरह से क्या होता है, इनके अंदर आकर के वो भरने लग जाती है, और ये जूजेंथली यहाँ से यहाँ इनके ऊपर आ जाते हैं, जूजेंथली के ऊपर, और जूजेंथली का दम घुट जाता है। इसके कारण जूजेंथली का दम घुटने से जूजेंथली मरने लग गए आजकल। तो ये पाए नहीं जाते, इतने कम हो गए हैं, पाए जाते हैं लेकिन कम हो गए। तो आप ध्यान रखना कि कोरल ये होता है कोरल रीफ। ओके। और जूजेंथली का मरने का कारण क्या है, पोल्यूशन वगैरह, इरोजन वगैरह, मतलब जो मिट्टी गिर गिर के खर खर के गिरती है ना नीचे, उसको बोलते हैं इरोजन वगैरह, वो होते हैं, उनके कारण जूजेंथली दब के मर जाता है। तो एक कोड किसकी प्रजाति है, मछली की है, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल में तैरने वाले पक्षी क्या रखते हैं। जल में जो पक्षी तैरते हैं ना, उनके क्या होता है, बताओ क्या होता है, उनके जालीनुमा पैर होते हैं। जैसे बतख वगैरह होती है ना, बतख वगैरह पानी में तैरती रहती है, उनके जालीनुमा पैर होते हैं, इसलिए वो पानी में तैरते रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्न में से कौन सा जानवर अधिक गर्मी सहन कर सकता है। ये भी याद रखने की बात है आपको, कौन सा कर सकता है बताओ। भैंस नहीं कर सकती अधिक गर्मी सहन, गाय भी नहीं कर सकती, गधा नहीं कर सकता, बकरी। सबसे ज़्यादा गर्मी बकरी सहन कर सकती है, कितनी गर्मी हो बकरी को कोई गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्न में से कौन सा जोड़ा उपास्थि नरम हड्डियों वाली मछलियों का है, बताओ। उपास्थि अपास्थि ये क्या होते हैं, ये आपको वहाँ से पता लगेगा। कंप्लीट 100 नोट्स जो स्टडी चल रही है अपनी, वहाँ से पता लगेगा आपको। शार्क और रे इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए शार्क और रे करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, वास्तविक मछली नहीं है, कौन सी नहीं है, तो अभी मैंने बताया जो सिल्वर फिश है, अभी क्वेश्चन आया था ना, उसको देखा होगा आपने तो ठीक से। सिल्वर मछली है ना, ये वास्तविक मछली नहीं है, इसमें नाम में तो फिश आ रहा है, लेकिन वास्तविक मछली नहीं है ये। देखो हैमर फिश है ना, ये एक वास्तविक मछली है। शो फिश भी एक वास्तविक मछली है। शकर फिश भी एक वास्तविक मछली है। और एक अभी आपने क्या देखा था, डॉग फिश।
कुत्ता मछली, ये कुत्ता मछली भी एक वास्तविक मछली है। तो चाहे तो आप है ना एक एरो लगा करके लिख लो कि डॉग, जो वास्तविक मछली कौन कौन सी है, हैमर फिश है, शो फिश है, सकर फिश है, डॉग फिश है। और वास्तविक मछली कौन कौन सी नहीं है, सिल्वर फिश लिख लो, और अभी वहाँ पर बताया था मैंने वो सारी आप लिख लो वहाँ पर, ठीक है। सितारा मछली वगैरह वगैरह जो भी मैंने आपको बताई थी वो सारी लिख लो, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 आ गया, निम्न में से कौन मछली है, कौन मछली है, ये डॉग फिश मैंने आपको बताया था कि ये मछली है, वास्तविक मछली है। बाकी सिल्वर फिश मछली नहीं है, ये नाम में फिश आ रहा है लेकिन मछली नहीं है। सितारा मछली मछली नहीं है, कटल फिश भी मछली नहीं है। डॉग फिश वास्तविक मछली है, हैमर फिश वास्तविक मछली है, शो फिश वास्तविक मछली है, सकर फिश वास्तविक मछली है, लेकिन सिल्वर फिश वास्तविक मछली नहीं है। ओके, सितारा मछली वास्तविक मछली नहीं है, कटल फिश वास्तविक मछली नहीं है। ये आपको ध्यान रखनी है बातें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक सर्प नहीं है, बताओ। अब देखो नाम में तो सर्प आ रहा है लेकिन वास्तविक सर्प कौन सा नहीं है। नाम जैसे मान लो आपने मेरा नाम कुछ रख दिया, मान लो आपने मेरा नाम गाय रख दिया, तो मेरा नाम गाय रखने से मैं गाय थोड़ी हो जाऊंगा, हूँ तो मैं इंसान ना। तो इसी तरीके से ये चीज़ है, जैसे मैंने आपका नाम मान लो कि शेर रख दिया कि आप शेर हो, तो आपको शेर कहने से आप शेर थोड़ी हो गए, आप हो तो इंसान, आपका नाम ही तो है शेर, जानवर थोड़ी हो गए। तो इस तरीके से मेरे को आप गाय बोल दिए तो मैं जानवर थोड़ी हो गया, हूँ तो मैं इंसान है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, नाम में सर्प या मछली आने से वो मछली या सर्प नहीं हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं, इसलिए क्वेश्चंस बनाते हैं इनके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर बताओ आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, याद कैसे रखोगे। वृक्ष सर्प होता है ना, ये बिल्कुल सही है, ये सर्प होता है। सांप पेड़ पर चढ़ सकता है, बिल्कुल इस तरीके से याद करो आप। अंध सर्प क्या होता है, अंध सर्प मतलब सर्प अंधा हो सकता है, अगर आप सांप की आंख फोड़ दोगे तो वो अंधा हो जाएगा, तो ये भी वास्तविक सर्प है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। समुद्री सर्प मतलब समुद्र में सर्प मिलते हैं, बड़े बड़े समुद्र होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े सर्प। स्नेक, सर्प मतलब स्नेक पाए जाते हैं, तो समुद्री सर्प भी होता है। ये ग्लास सर्प, ग्लास मतलब होता है कांच, तो कांच का सर्प क्या होगा, कांच का सर्प होता है, खिलौना होता है वो तो ये ग्लास सर्प होता है ना, ये वास्तविक सर्प नहीं है। ये इस तरीके से याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको कि कांच का सर्प नहीं होता है कोई भी, इसलिए ये वास्तविक सर्प नहीं है तो सर्प ही है, मतलब जीव है, नाम ग्लास सर्प है इसका, लेकिन सर्प नहीं है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। इसमें से देखो कि सारे सारे स्तनधारी हो, बताओ कौन सा है, बताओ कौन सा है। शेर, इसमें देखो शेर आ गया तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, गलत हो गया। शेर आ गया, गलत हो गया। इसमें स्तनधारी जिनके स्तन होते हैं स्तनधारी, इस तरीके से। ओके, हिप्पोपोटामस, प्रेग्नेंट, कंगारू, बताओ क्या हो जाएगा। पेंगुइन, ये पेंगुइन आ गई, इनकी स्तनधारी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये डी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हेल, चमगादड़, कंगारू और हिप्पोपोटामस, ये सारे सारे क्या है, स्तनधारी है। तो करेक्ट आंसर इज डी का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, ये तो आपको पता ही होगा। देखो मोर तो आप जानते ही हो, ईमू भी देखा होगा आपने चिड़ियाघर में, पेंगुइन भी आपने देखा ही होगा मूवी वगैरह में। तो ये शुतुरमुर्ग, ये शुतुरमुर्ग होता है ना, सबसे बड़ा होता है, ये आप ध्यान रखना। सबसे बड़ा कौन होता है, शुतुरमुर्ग होता है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो आप, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखो अध्ययन के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको पूछेंगे कि दिमाग के अध्ययन को क्या कहते हैं, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओके, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो याद रखना जरूरी है। वैसे तो हमने कंप्लीट डिटेल हैंड रिटन नोट्स में कवर करेंगे, सारे सारे समझेंगे अच्छे से उनको, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ चीज़ें हम समझते हैं। क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं नोट्स में से। क्वेश्चंस करने से हमें ये पता लगता है कि नोट्स को किस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, नोट्स को हम किस तरीके से पढ़ें कि हमारे क्वेश्चंस वहाँ पर अच्छे से क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकें हम। तो देखो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है। पहले तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट करो, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं इसको आर्थिनोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, ओके। आर्थिनोलॉजी क्या है, पक्षियों के अध्ययन को आर्थिनोलॉजी कहते हैं। अगर आपको पूछे कि दिमाग के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दिमाग का जो अध्ययन होता है, दिमाग में क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ना, न्यूरॉन्स, तो दिमाग के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। हिंदी में आप लिख लो न्यूरोलॉजी,
न्यूरॉन की स्टडी, लॉजी मतलब होता है स्टडी, न्यूरॉन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। और वो क्या होता है, दिमाग का अध्ययन होता है। और जो करता है इस अध्ययन को, जैसे मान लो कि मैं दिमाग का अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया मैं। ओके, और मैं स्टडी कर रहा हूँ, उस स्टडी को बोलेंगे न्यूरोलॉजी। अगर आपसे पूछें कि हार्ट की स्टडी क्या बोलते हैं, हार्ट, ओके, तो हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। आप लिख लेना यहाँ पर कार्डी, आप लिख लेना इसको कार्डियोलॉजी, हिंदी में लिख लो आप लिखना चाहो तो कार्डियोलॉजी। ओके, और जो करने वाला होता है, जैसे मैं कर रहा हूँ हार्ट की स्टडी, तो वो क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद मान लो कि किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं, किडनी की स्टडी क्या बोलते हैं, तो किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, 2 लाख के समथिंग नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। वो क्या करता है, नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, अपने ब्लड में से ब्लड, अपना जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर से टॉयलेट को अलग करते हैं, और टॉयलेट को अलग करके हम टॉयलेट कर देते हैं उसको। तो ये नेफ्रॉन्स का काम होता है वो। ओके, तो नेफ्रॉन, किडनी की स्टडी के लिए नेफ्रॉन की स्टडी करनी पड़ती है, तो वो क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी हो जाएगी। आप इसको लिख लो NEFRO, नेफ्रोलॉजी, मतलब नेफ्रॉन्स की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और इस करने वाले को क्या कहते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया। ओके, इसी तरीके से कोशिका के लिए भी पूछते हैं कि कोशिका की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो कोशिका की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है, साइटोलॉजी हो गई कोशिका की स्टडी को। कभी बोले कि चंद्रमा की स्टडी को क्या कहते हैं, चंद्रमा होता है ना अपना जो चांद, सूरज चांद वाला चंद्रमा, इसकी स्टडी को बोलते हैं हम सेलेनोलॉजी, SEL, सेलेनोलॉजी। ओके, सेलेनोलॉजी। इस तरीके से आपको मैंने 4-5 बताए, वो आपको अभी के लिए उतने याद रखने हैं, एक साथ सारे याद होंगे भी नहीं, एक साथ सारे लेके मत बैठा करो, 2-4 याद किया करो अगर आपके पास हैं। अगर नहीं है तो लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर जो डिटेल्ड अपने नोट चल रहे हैं वहाँ से कवर हो जाएंगी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि पक्षियों के अंदर क्या कहते हैं, आर्थिनोलॉजी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, निम्नलिखित में से किस जानवर में क्लाइटेरम क्लाइटेलम क्लाइटेलम पाया जाता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, निम्नलिखित में से किस जानवर में क्लाइटेलम पाया जाता है, किस में पाया जाता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 बताओ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केचुआ, केचुआ के अंदर क्लाइटेलम पाया जाता है। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, जंतुओं का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा जाता है। जंतुओं का जो हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, जैसे होमोसेपियन किसका हो गया, अपना हो गया, मनुष्य का होमोसेपियन हो गया। इस तरीके से मतलब मनुष्य हो गया, लेकिन जंतु की बात करें कि बताओ कि मेंढक का क्या होता है, मैं बोलूँ कि मेंढक का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका होता है राना टिगरीना, राना टिगरीना। तो ये जो जंतुओं का हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं ना, ये वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, ये कौन सी भाषा में लिखा जाता है, बताओ कौन सी भाषा में लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज लेटिन, करेक्ट आंसर इज बी इसका करेक्ट आंसर है, लेटिन भाषा में लिखे जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, हम जो डिटेल्ड स्टडी करेंगे ना, वहाँ पर स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट ही लिखा हुआ है वहाँ पर कि ये सारे लेटिन भाषा में लिखे जाते हैं, किस किस तरीके से लिखते हैं, वहाँ डिटेल्ड चीज़ हम वहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर कर नहीं सकते ना, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप इतना ध्यान रखो कि जंतुओं का जो वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, वो लेटिन भाषा में हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 ऐसे बोल रहा है कि कौन सा विषैला सर्प नहीं है, कौन सा मतलब कौन सा सर्प अगर आपको डस देगा, वो खा जाएगा मतलब विषैला नहीं है, उसके अंदर विष नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो कौन सा नहीं है। देखो कोबस एक विषैला सर्प होता है, ये ड्रायोफिस भी विषैला सर्प होता है, मतलब ये जहर से ही किसी को मारता है। जैसे मान लो मैं कोबस के पास चले गया तो ये मेरे अंदर जहर डाल देगा, मुझे खाकर मतलब अंदर खाना नहीं, मतलब बाहर से सांप खा जाता है ना, इसे डस लेता है वो वाला, तो खा जाएगा तो ये मेरे अंदर जहर फैल जाएगा, उससे मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी डेथ हो जाएगी। ऐसे ही ड्रायोफिस और एलेप्स, ये तीनों क्या होता है, इनके अंदर जहर होता है, ये विषैले सांप होते हैं। लेकिन जो पाइथन होता है ना, अजगर सांप होता है, अजगर, वो जहर नहीं होता, आपने देखा होगा। अजगर कैसे मारता है अपने शिकारी को, कैसे मारता है वो क्या होता है, या तो खा लेता है खुद,
उसको खा करके बिल्कुल मुंह बंद कर लेता है, जिससे दम घुटने से मर जाता है। जैसे मान लो मुझे अजगर ने खा लिया तो मैं अंदर चले जाऊंगा अजगर के, फिर मेरा दम घुट जाएगा और दम घुटने से मेरी मौत हो जाएगी और फिर उसका खाने का काम चलेगा सांप का। या फिर वो क्या करता है कि चारों तरफ लपट जाता है, लिपट जाता है उसके, उससे क्या होता है वो बीज देता है उसको। जैसे मान लो हिरण है कोई, हिरण के अजगर चारों तरफ लिपट जाएगा और उसको भींचेगा, धीरे 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 उसको भींचते रहता है। जैसे मान लो ये हिरण है, इसके सर्प क्या करेगा, इस तरीके से चारों तरफ लिपट जाएगा, फिर इसको धीरे धीरे भींचते रहेगा जिससे इसका दम घुट जाएगा। मतलब सांस घोट करके मारता है अजगर, विषैला नहीं होता, ये आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, सांस घोटने का मतलब है कि उसकी उसकी जान, सांस निकाल देता है, उसकी जान निकाल देता है जिससे मर जाता है। कोई जहर वगैरह उगल करके ये अपने शिकारी को नहीं मारता है, शिकार को नहीं मारता, शिकारी को नहीं, शिकारी तो खुद है ना, ये शिकार को नहीं मारता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, कुछ मछलियाँ जल में तैरती नहीं हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं उनमें, तैरने वाले चंपू होते हैं। तो तैरने का मतलब है ये ऐसे कहना चाहता है कि अपन हाथ से तैरते हैं ना, तो हमें तो तैरने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मछलियों को तैरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि उनके अंदर तैरने वाले चप्पू होते हैं, तैरने वाले चप्पू होते हैं, तो उनको तैरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद ही तैरती रहती हैं वो। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, होमोसेपियंस की सही परिभाषा क्या है। देखो होमोसेपियन क्या होता है, मनुष्य का साइंटिफिक नेम है, ये वैज्ञानिक नाम है। तो होमोसेपियन का मतलब क्या है, होमो मतलब होता है इंसान, ह्यूमन, और सेपियन मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, सर्वाहारी, प्रमुख, मूर्ख, क्या होता है, बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा सही अर्थ, मनुष्य और बुद्धिमान, इसका सही परिभाषा है होमोसेपियन की। तो ये आप ध्यान रखना, मनुष्य मतलब होमो और सेपियंस मतलब बुद्धिमान, तो ये आपको ध्यान रखना। करेक्ट आंसर इज ए। एंड फाइनली अपना जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका क्या है, निम्न में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है। सबसे बड़े बच्चे को जन्म कौन देता है बताओ। ऊँट नहीं देता है सबसे बड़े बच्चे को जन्म, हाथी नहीं देता है, शेर नहीं देता है, ये देता है नीली व्हेल। करेक्ट आंसर इज डी, नीली व्हेल सबसे बड़े बच्चे को जन्म देती है।